हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ साइंस लाइव टेस्ट 4। साइंस लाइव टेस्ट 3 तक मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपके सामने साइंस लाइव टेस्ट 4 लेके आई हूँ। सो आप ये वीडियो एंड तक देखना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड और ये वीडियो आपके जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो आप जो है साइंस लाइव टेस्ट 4 को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और एक और जो मैं गाइस, चलिए हम हमारे जो है साइंस लाइव टेस्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। एंड जो है आपके सामने मैं खुशखबरी जो है बताने जा रही थी, वो गुड न्यूज़ है कि जो मैं आपके सामने जो एक कमेंट पिन करूँगी, ये वीडियो जो है अपलोड करने के बाद एक कमेंट पिन करूँगी नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो मैं एक पेड कोर्स लेके आ रही हूँ, एंड वो पेड कोर्स करने के बाद आपके जो है आप जो साइंस जो भी एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव, और उसमें ये पेड कोर्स करने के बाद उसमें आपके जीके में पूरे नंबर आएंगे। तो आप मुझे बताना कि वो पेड कोर्स लेके आया जाए या नहीं, यस या नो, ठीक है। एंड उसमें जो भी आपका वो आप मुझे बोलोगे उस हिसाब से मैं आपके सारे जो है हमारी कंडीशंस बता दूंगी। जैसे हम करने वाले मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना है यस या नो। फिर अगर आपके कमेंट में अगर 3 से 4 भी बच्चे आए ना, 2 बच्चे भी आए, 2 बच्चों ने भी यस किया, तो मैं उनके लिए भी पेड कोर्स लेके आऊँगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब 1 की लगे 2 की लगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ये जो है कन्वर्सेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। इनमें क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता। तो इसमें से आपका आंसर होगा, इनमें से किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? इसका आपका आंसर है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई भी आपको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल होता है सन, जो हमारे बादल होते हैं वो भी इसका जो है एग्जाम्पल माना जाता है। अंतरिक्ष भी, इसमें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। सीधे सन से रेडिएशन हमारे धरती पर आएगी, और जैसे धरती से जो पानी है उसे बादल बनते हैं, वो आसमान में जाएगी। इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में विकिरण तरंगों का उत्सर्जन या ऊर्जा का संचरण तरंगों के रूप में और कणों के रूप में अंतरिक्ष में या एक माध्यम में होता है। और रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव और अवरक्त दृश्य प्रकाश, एक्सरे और गामा किरणें जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे संवहन और चालक को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप ये ध्यान रखिए, आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ गया है। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो कर्मिक जो आपके क्रेस्ट और कर्मिक गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, बताइए। टू सक्सेसिव जो आपके क्रेस्ट्स हैं और सक्सेसिव आपके गर्त हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका आंसर होगा वेवलेंथ, ठीक है। जैसे वेवलेंथ जो होगी वो इस प्रकार से चलती जाती है। तो इस साइड की, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तो ये होता है कर्मिक जो आपका क्रेस्ट, और ये होता है आपका गर्त, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मतलब किसी भी बिंदु के अगले चरण तक एक तरंग की दिशा में मापी जाने वाली दूरी, जैसे कि शिखर से शिखर तक 2 क्रमिक शिखर और 2 क्रमिक गर्तों
के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ लहर की तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फेफड़ों के आवरण को फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। जो आपके हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें एक चीज़ पे जैसे कवर लगा हुआ होता है, उस कवर को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। ये देखिए, जैसे आपके यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे जो चीज़ें ये लगी हुई है, ये आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, एक मिनट। और इसकी जो आपकी जो बाहर परतें लगी हुई है, इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन। ठीक है, फुसफुस झिल्ली। ठीक है, चलिए हम इसका सल्यूशन तो यही है, और ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आपके पूरे लंग्स के बारे में आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा जैसे दिखाई दे रहा है, ये एल्वलाइज हैं। ठीक है, एल्वलाइज हैं। ये लेफ़्ट लोब है, ये राइट लोब है, इस साइड सारी चीज़ें दिखा रखा है आपको। एंड ये सारी चीज़ें आपकी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणाली के गुण और विधि का अध्ययन और यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान के उपयोग के रूप में जाना जाता है। बताइए, जो प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन यानी यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान के उपयोग के रूप में जाना जाता है। किस ज्ञान के जैविक प्रणाली है, इसके जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी, इस वे में हम इसको बोल सकते हैं। बायोनिक्स, बायोनोमिक, बायोनोमी या फिर बायोमेट्री। यहाँ पे आपका आंसर होगा बायोनिक। ठीक है, बायोनिक यांत्रिक दुनिया में प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणाली के गुणों और विधि का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, हम इसको इजी वे में ये बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो आपकी समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है डिफरेंट होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन, आइसोटोप। यहाँ पे आपका आंसर होगा आइसोटोप। आइसोटोप में जो है आप इसको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, आइसोटोप में आपको बता देती हूँ हम इसको किस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। एक मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 है और यहाँ पे चलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आइसोटोप, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। टोप यानी जिसकी ऊपर की जो है टोपी समान हो। जैसे इसने बोला कि प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इसमें जो है ऊपर की टोपी समान हो। जैसे ये हाइड्रोजन है, ऐसे हम मैं इसको लिख देती हूँ, और यहाँ पे 1 1 1 है, तो इसमें टोपी जो इसकी समान हो तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ट्रिक लर्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? कौन सा आपका एक फॉसिल फ्यूल है? अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या फिर नेचुरल गैस? कौन सा आपका एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है? बिल्कुल इजी जो है इसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा जो हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं। ये जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल माना जाता है, जैसे कि जो हमारे जो नेचुरल गैसेस होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये जो है धरती पर दुनिया की जो सबसे प्राथमिक चीज़ें मानी जाती है, ये सबसे पहले आई थी। तो इसे हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल गैस होती हैं। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन वर्तमान में दुनिया के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है,
जैसे ये किसके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, ये जैसे हमारी नेचुरल गैस है आग, तो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। जो हमारा पेट्रोल होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और मिनरल्स। एंड जो कोयला होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और मिनरल्स, इन चीज़ों से ये बने होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पेयजल के शुद्धिकरण, इसको हम प्योरीफिकेशन करते हैं, तो किस गैस का यूज़ किया जाता है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैं आपको साथ साथ में इसका सोल्यूशन बता रही हूँ ताकि हम ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जो क्लोरीन होता है इसका यूज़ किया जाता है वर्तमान में जो प्योरीफिकेशन होता है इसके लिए महत्वपूर्ण रसायन हैं, जैसे कि जल उपचार संयंत्रों में कीटाणुनाशक और ब्लीच। यहाँ पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं पानी वाला, तो इससे जो है पानी में लेकिन बदबू पानी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसका टेस्ट, लेकिन जो कीटाणु होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ की बनी होती है? उसमें क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण है? सबसे कम वायु का प्रदूषण कौन सा जो है ईंधन करता है? हमारा फ्यूल करता है मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या फिर डीजल। बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अब कई बच्चे मुझे पता है कोयला आंसर देंगे इसका, लेकिन इसका आंसर कोयला नहीं होगा। कोयला जैसे उसको हम जलाते हैं तो ब्लैक उसमें से धुआं निकलता है, तो वो जो है थोड़ा सा हानिकारक माना जाता है, बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होता है, लेकिन पहले यही चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे शुद्ध दहन ईंधन है। पानी हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जबकि कोयला मिट्टी के तेल और डीजल का जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? इसका ऑप्शंस है, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों में परिवर्तित कर देती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर देती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, या फिर नाइदर और। यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परिवर्तित कर देती है। इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट ऑन आवर आइज। जैसे यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझाया गया है। देखिए मैं इसको जूम कर रही हूँ। जैसे कि ये हमारा एक पत्ती यहाँ पे रखी हुई है, ग्रीन घास रखी हुई है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक सनलाइट्स पड़ेंगी। सनलाइट में जैसे 7 रंग होते हैं माना हमें बोला गया है, तो ये इसे अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और ये जो लाइट का कलर है वो हमारी आँखों से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आँखों में दिखाई देगा ग्रीन। ठीक है, इस हिसाब से हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, जलते हुए पायराइट देता है। जो अगर हम पायराइट और को हम जला दे तो हमें क्या उससे क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा जो है आपको पजल कर सकता है। कौन से ऑप्शंस में? इन दोनों ऑप्शन में। इन दोनों ऑप्शन में तो पजल नहीं करेगा, इन दोनों ऑप्शन में आपको पजल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, पजल आपको इन दोनों में, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन है ये नाइट्रिक है, इन दोनों में से ही होना चाहिए, ये बच्चों को पजल नहीं करेंगे। लेकिन क्या पता इनमें से कोई एक इसका आंसर हो सकता है, मोस्टली यही होता है। लेकिन अगर इन दोनों में से इसका यही आंसर होता तो बच्चे इनको कन्फ्यूज़न कर सकता है। ठीक है, चलिए इसका जो हम पढ़ते हैं, खनिज पायराइट और लोह पायराइट, आणविक सूत्र FeSO। इसका जो है
आणविक सूत्र जो होगा, फॉर्मूला होगा FeS2 के साथ एक आयरन सल्फाइड है। पायरेट का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के जो इसका उत्पादन में किया जाता है, जैसे कागज़ उद्योग के उपयोग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। आजकल पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ किया जाता है? जो स्ट्रीट गलियों में लाइटें लगी हुई है, आजकल येलो रंग की लगाने लगे हैं, तो कौन सी गैस इसमें भरी हुई होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सोडियम। ये देखिए, इस प्रकार की लाइटें लगाने लग गए हैं आजकल। आजकल पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट, ये देखिए, आजकल पीले रंग का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। सोडियम गैस का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लैंप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक धागा वास्तव में स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। सो गाइस, एक धागा वास्तव में स्टील की तार से अधिक मजबूत होता है। इसका आपके सामने आंसर होगा वूल, कॉटन, जूट, नायलॉन। इसके आप इसको जो है आंसर्स को देख के ही, ऑप्शंस को देख के ही इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर होगा आपके सामने नायलॉन। ऊन तो हम हाथों से तोड़ सकते हैं, कपास भी तोड़, मतलब कॉटन भी तोड़ सकते हैं हाथों से, मतलब धागे को, एंड जूट भी तोड़ सकते हैं। नायलॉन नहीं तोड़ सकते। ये देखिए, ये होता है नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम फाइबर है जिसमें उच्च तन्य सामर्थ्य और कठोरता, उत्कृष्ट ऊष्मा और ये जैसे तापमान और बेहतर घर्षण होता है। नायलॉन धागे वास्तव में एक स्टील की तार से अधिक मजबूत माने जाते हैं। ठीक है, आजकल जैसे ये नायलॉन जिस प्रोडक्ट का बना होता है, उसी प्रोडक्ट के आजकल मजबूत गेट भी बनाने लग गए। वो ना तो जलता है ना गलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट और लोहे की अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश पैदा होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट और लोहे की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा? तो इसके सामने मैं आपको इसका सॉल्यूशन ही दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके सामने कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड लोहा यानी आयरन Fe, इन दोनों की हम प्रतिक्रिया करवाएंगे तो हमारे सामने निकल के आएगा तांबा, जो कि ये हमारे सामने निकल के आएगा Cu कॉपर प्लस में FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपके सामने आंसर होगा इसका कॉपर, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किसके लिए दूसरा नाम है? एसिटिक एसिड हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे मैंने एक वाला क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। एसिटिक एसिड हम बोलते हैं विनेगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल आयतन का निम्न वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या होता है? ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय टोटल वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा घटक होते हैं? तो बिल्कुल आंसर इसका है नाइट्रोजन। मात्रा के हिसाब से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए यहाँ ये वाला नाइट्रोजन है, ये देखो वैल्यू के हिसाब से, आयतन के हिसाब से पूछा गया है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 76% एंड ऑक्सीजन होता है 20% एंड अदर गैसेज होती हैं यहाँ पे आपके सामने 0.93%। और 0.93% में से 0.03% आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट या फाइट के उदाहरण से जुड़ा होता है? जो हमें FFF, ये वाला जो फॉर्मूला होता है FFF, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इसका जो हमारे बताए, हमें अभी डर लग रहा है, यदि हम आसमान में जैसे प्लेन में बैठे तो हमें जो वहाँ पे डर का अनुभव होता है, ये कौन से जो है हमारे कौन सा हार्मोन बताता है? एड्रिनल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल इजी है ये, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी
तो आपको पता चल जाएगा एड्रिनल। ये देखिए, एड्रिनल को आमतौर पर फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रिनल अधिवर्ग ग्रंथियों में से निकलने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, ये वाला आपके पास में एड्रिनल हार्मोन की जो है इमेज है। रुकिए, ये देखिए, ये है एड्रिनल हार्मोन। यहाँ पे आपके ATH, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई गई है। मेडुला कितना वेट होता है, 20% ऑफ वेट होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपके एक एक चीज़ें आपको सारी चीज़ें बताई गई, आप अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, मेरुरज्जा जो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है, इसमें से किसका हिस्सा होता है? ये किसका हिस्सा होता है? हमारे ब्रेन का। ठीक है, मेरुरज्जा जो है सांस लेने, हृदय की रक्त वाहिका के कार्य और पाचन, छींकने और निगलने का नियंत्रण करने में मदद करती है। मस्तिष्क का यह भाग श्वसन और परिसंचरण का केंद्र होता है। ठीक है, ये आपके सामने मेडुला है और ये किसका एक हिस्सा है? ब्रेन का। ठीक है, और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आज दीर्घचित्ता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आज दीर्घचित्ता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पे आपका आंसर होगा नीम। ठीक है, आज दीर्घचित्ता इंडिका ये किसका नाम है? नीम का साइंटिफिक नेम है। आज दीर्घचित्ता इंडिका, जिसका आमतौर पर नीम ट्री या भारतीय लीलाकम, ठीक है, भारतीय लीलाकम के रूप में इसको हम जानते हैं। निम्बोली जो है मोहोगनी परिवार जो है माइलियसिस का एक ये पेड़ है। ठीक है, मकड़ियों का संबंधित नस्ल से होता है। मकड़िया में कौन सी नस्ल होती है? मोलस्का जो है एनेलिडा, नाइडेरिया या फिर आर्थ्रोपोडा। जो है मकड़िया कौन से जो है नस्ल से संबंधित है? यहाँ पे आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। मकड़िया हवा में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोडा है, जिसमें 8 पैर होते हैं और चोंच में जहर का इंजेक्शन होता है। मकड़िया जैसे चुभती, ये क्या करती है? अपने चोंच में जहर भरती है। ठीक है, और इनके 8 पैर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको बताई गई है। ये आपके इनके लेग्स हैं, ये इनके जो है प्रोसोमा है, ऑटोसोमा, ये सारी चीज़ें आइज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B9 भी कहा जाता है। विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा फोलिक एसिड। विटामिन B9 जिसको हम फोलेट या भी संभावित रूप से खाद्य पदार्थ होते हैं। फोलिक एसिड इसकी वृद्धि की स्थिरता के कारण विटामिन की खुराक में इस्तेमाल होते हैं और सिंथेटिक फोलेट के रूप में इसे जाना जाता है। यह नाम फोलियम से आया है, जो पत्तियों के लिए लैटिन शब्द है, क्योंकि फोलेट को पहले पालक से अलग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारियों द्वारा शोषण। मैमल्स जो होते हैं कहाँ से सांस लेते हैं? गलफड़, टर्किया, त्वचा या फिर फेफड़े। इसका आंसर होगा आपके फेफड़े से सांस लेते हैं। स्तनधारियों के में शोषण के लिए फेफड़े प्रारंभिक अंग है। स्तनधारियों में हृदय के दोनों ओर रीढ़ की हड्डी के पास 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फेफड़े का पूरा जो है चित्र है और इसमें बताया गया है अपर लोब, मिडल, लोअर, अपर, यहाँ पे इस साइड मिडल नहीं होता, लेफ्ट लंग, राइट लंग्स एंड ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत का काम करता है। एक जो ट्रांसफॉर्मर वर्क होता है ऑन द प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्शन या फिर अन्योन्य प्रेरण, जनरेटर या फिर इन्वर्टर। यहाँ पे आपका आंसर होगा जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शंस होता है। एक ट्रांसफॉर्मर 2 विद्युतीय रूप में पृथक जो है कॉइल होते हैं और फैराडे के
अनयोग्य प्रेरणक के प्रमुख सिद्धांत पर प्रचलित होते हैं, जिसमें एक ईएमएफ ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडल के चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के प्राथमिक कॉइल के प्रभावित धाराओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ये जो है ट्रांसफार्मर में जो चीज़ें यूजेज होती है, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, इस प्रकार जो है इसका जो है यूजेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक रूप से नियमित समतल सतह प्रकाश की किरण को दर्शाई जाती है। समतल सतह प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? दिशा में समांतर किरण, दिशा में विस्तृत किरण, दिशा में समांतर किरण, या फिर सभी दिशा में समांतर किरण के रूप में, या फिर एक दिशा से अलग किरण के रूप में। प्लेन सरफेस जो होता है उस पर रिफ्लेक्ट करके कोई चीज़ होती है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण की एक दिशा। ठीक है, यहाँ पे होगा यह दिशा में समांतर किरण के रूप में है। ठीक है, प्रकाश की एक समांतर किरण एक दिशा में समांतर किरणों के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई लाइट पड़ेगी तो ये दूसरी दिशा में हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट एंगल यहाँ पे इसका इस चीज़ से बनता है। ठीक है, उसमें और कोई चीज़ें समझाने वाली है नहीं। नेक्स्ट है, किस बल में स्पिन ड्रायर के रूप में नम कपड़े सुखाने के लिए होता है? जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में यदि हम कपड़े डालते हैं तो वो कपड़े सूखने के बाद सारे साइडों में लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों तो इसमें है नहीं। ठीक है, ये दोनों तो इसका जो आंसर है नहीं, सेंट्रीपिटल है या फिर सेंट्रीफ्यूगल है। एक चीज़ तो एक यहाँ पे एक जो फोर्स होगा वो तो जो है चीज़ को जो है अपवर्ड कर देगा, यानी साइडों में लगा देगा, और दूसरा बल जो होगा वो बीच में लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, देखिए आप मैं किस ट्रिक से इस चीज़ को लर्न करती हूँ। सेंट्रीपिटल मैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश में लर्न करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे पिटल है, सेंट्रीपिटल, सेंट्री प आ रहा है तो वो इस यानी सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर। और नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल, वो सेंटर से अलग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हो ट्रिक से। अब केंद्रीय बल एक घूर्णन संवेदन फ्रेम से स्पष्ट बाहरी बल है। यह तब नहीं होता जब एक सिस्टम को जो है जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष वर्णन तो किया जाता है। अब केंद्रीय बल की सहायता से नम कपड़ों को स्पिन ड्रायर में डुबोया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेव को सबसे पहले किसने मापा? जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मापा था? यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा, बृहस्पति और चंद्रमा के साथ पृथ्वी की गति को मापने और प्रकाश की गति का पहला वास्तविक माप लगभग आधी सदी बाद आया। 1676 में एक डैनिश खगोलीय शास्त्र ओले रोवर, ठीक है, ओले रोवर के द्वारा पेरिस वेधशाला में खोजा गया था। ठीक है, कौन से आपके प्लेनेट पे खोजा गया था? जुपिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, डिवाइस एसी और डीसी। डिवाइस एसी को डीसी में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओसिलेटर, सरलीकरण, रिएक्टिफायर, नन ऑफ दिस। बताइए, इसका हमारा सामने आंसर होगा रिएक्टिफायर। एक रिएक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी एसी और डायरेक्टिव करंट यानी डीसी में परिवर्तित करता है, जो केवल एक दिशा में बहती है। ठीक है, और रिएक्टिफायर किस रूप में हम जानते हैं? क्योंकि यह धारा की दिशा में मतलब ये एक ही वे में बहती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर वह चालक होता है जिसका शून्य होता है। चलिए, सुपर कंडक्टर वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? प्रतिरोध। ठीक है, जिसका प्रतिरोध जो है शून्य होता है वह होता है सुपर कंडक्टर चालक।
यह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एड्स के विषाणु कैसे नष्ट कर देते हैं, किसे नष्ट कर देते हैं। यदि हमारे यहाँ जो शरीर में एड्स हो जाता है, एड्स वायरस हो जाता है, तो वो कौन सी चीज़ को जो है ख़त्म करता है, किस पे वार करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई हुई है। जो एक वायरस यदि हमारे शरीर में चल जाए तो जैसे लिम्फोसाइट एक पार्टिकल्स को वो अलग अलग ऐसे पार्ट्स में तोड़ देता है। इसके भी 3 पार्ट, इस चीज़ की कण के भी 3 पार्ट, ऐसे वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमारे शरीर में पूरा वायरस फैला देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है, और फिर से छोड़ती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे आपका आंसर होगा कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, विसरण यानी डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा जो है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एयर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जो गैसीय रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है। इसका ये वाला आंसर है, एयर इन एंड आउट होती है। यहीं से O2 जो है हम सांस लेते हैं, जो है O2 हम लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जो है हमारे सामने डेंसर टू रेयर जाएगी, तो इसकी चाल बढ़ जाती है या फिर दूर हट जाती है। ये सारे चीज़ ऑप्शन है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसकी चाल जो है बढ़ जाती है और फिर लंबी दूर हट जाती है, ठीक है। पहले इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ होगी। ये देखिए, ये मैप में आपकी सारी चीज़ें बताई गई है। ग्लास से रेयर टू डेंसर में जाएंगे उसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे आने वाली वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का या फिर मिरर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने है इसका जो है पीछे की चीज़ें देखने के लिए, तो हमारे सामने इसका कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है पीछे की चीज़ें देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा या फिर उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। तो इसका आंसर होगा उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। वो उसके ऊपर ही मतलब ग्रह पर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता। सो इसका आंसर होगा सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता इसीलिए, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वाला सैटेलाइट, यदि हम यहाँ पे अर्थ पर रहेंगे और यहाँ से अर्थ से हम सैटेलाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको साइंस लाइव टेस्ट 4 जो है हमारा कंप्लीट करवा दिया है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। एंड आपके जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल यही सेम दिखने को मिलेंगे। एंड आप मुझे बताना कि पेड कोर्स चाहिए या नहीं, कमेंट करके येस या नो। सो गाइज़, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।